रतन नवल टाटा। नाम रतन नवल टाटा। जन्म 28 दिसंबर 1937। जन्म मुंबई। पिता नवल टाटा, माता सोनू टाटा। रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में जन्मे। टाटा समूह के वर्तमान अध्यक्ष, जो भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक समूह है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने की और उनके परिवार की पीढ़ियों ने इसका विस्तार किया और इसे दृढ़ बनाया। आरंभिक जीवन। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिसे नवाजबाई टाटा ने अपने पति की मृत्यु के बाद दत्तक ले लिया था। रतन टाटा के माता पिता नवल और सोनू 1940 के मध्य में अलग हुए। अलग होते समय रतन 10 साल के और उनके छोटे भाई सिर्फ 7 साल के ही थे। उन्हें और उनके छोटे भाई दोनों को उनकी बड़ी मां नवाईबाई टाटा ने बड़ा किया था। कैंपियन स्कूल, मुंबई से ही रतन टाटा ने स्कूल जाना शुरू किया और कैथेड्रल में ही अपनी माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की और जॉन कैनॉन स्कूल में दाखिल हुए। वही वास्तुकला में उन्होंने अपनी बीएससी की शिक्षा पूरी की। साथ ही कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से 1962 में संचारात्मक इंजीनियरिंग और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम का अभ्यास किया। टाटा अल्फा सिग्मा फाई बंधुत्वता के सदस्य भी है। रतन टाटा का ऐसा मानना है कि परोपकारियों को अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। पहले परोपकारी अपनी संस्थाओं और अस्पतालों का विकास करते थे, जबकि अब उन्हें देश का विकास करने की जरूरत है। सन 1887 में टाटा एंड सन्स की स्थापना करने वाले जमशेदजी नुसेरवानजी के बड़े बेटे सर दोराबजी टाटा सन 1904 में अपने पिता के निधन के बाद कंपनी की कमान संभाली। लेकिन 1932 में वो भी परलोक सिधार गए। लेकिन उस समय कंपनी को संभालने वाला कोई नहीं था, क्योंकि सर दोराबजी टाटा की कोई संतान नहीं थी। इसलिए इस बार कंपनी की कमान उनकी बहन के बड़े बेटे सर नौवरोजी सेकटवाला को दे दी गई। करियर। भारत लौटने से पहले रतन ने लॉस एंजल्स, कैलिफोर्निया में जोन्स और एमोन्स में कुछ समय कार्य किया। उन्होंने टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत सन 1961 में की। शुरुआती दिनों में उन्होंने टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर कार्य किया। इसके बाद वे टाटा ग्रुप के और कंपनियों के साथ जुड़े। सन 1971 में उन्हें राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेको में प्रभारी निदेशक नियुक्त किया गया। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1991 में जेआरडी टाटा ने ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी बनाया। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। 28 दिसंबर 2012 को वे टाटा समूह के सभी कार्यकारी जिम्मेदारी से सेवानिवृत्त हुए। उनका स्थान 44 वर्षीय साइरस मिस्त्री ने लिया। हालांकि टाटा अब सेवानिवृत्त हो गए हैं, फिर भी वे काम काज में लगे हुए हैं। अभी हाल में ही उन्होंने भारत के ई-कॉमर्स कंपनी स्नैपडील में अपना व्यक्तिगत निवेश किया है। इसके साथ साथ उन्होंने एक और ई-कॉमर्स कंपनी अर्बन लैडर और चाइनीज मोबाइल कंपनी जियोमी में भी निवेश किया है। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा ग्रुप के साथ 1961 में की थी। इसके लिए सबसे पहले उनको जमशेदपुर के टाटा स्टील प्लांट में भेजा गया, जहां के कारीगरों के साथ मिलकर उन्होंने काम की बारीकियां सीखी थी। 1971 में वो उन दिनों वित्तीय संकट से जूझ रही नेको कंपनी के डायरेक्टर बने। 1991 में जे.आर.डी. टाटा ने टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा को उनका उत्तराधिकारी घोषित किया और उनको सारा कार्यभार सौंप दिया। 1991 में टाटा ग्रुप को संभालने के बाद उन्होंने कंपनी को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है जिसे हम अभी वर्तमान में देख रहे हैं। 26 मार्च 2008 को उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी से जगुआर और लैंड रोवर खरीद कर उसकी भारत में बिक्री शुरू की। 26 जनवरी 2000 को उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और इसके बाद 2006 को उनको दूसरा बड़ा नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनको लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मान की उपाधि भी दी गई। 2007 में उन्हें विश्व के 25 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रखा गया। पुरस्कार। 2006 साइंस की मान डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। 2005 साइंस की मान डॉक्टर वार्विक विश्वविद्यालय। 2005 अंतर्राष्ट्रीय गणमान्य अचीवमेंट अवार्ड। 2004 प्रौद्योगिकी के मान डॉक्टर एशियन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। 2004 उरुग्वे के ओरिएंटल गणराज्य की पदक उरुग्वे की सरकार। 2001 बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के मान डॉक्टर ह्यू स्टेट यूनिवर्सिटी। 2008 मान फेलोशिप इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान। 2008 मान नागरिक पुरस्कार सिंगापुर सरकार। 2008 साइंस की मान डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। 2008 साइंस की मान डॉक्टर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुंबई। 2008 लॉ की मान डॉक्टर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। 2008 लीडरशिप अवार्ड। 2007 परोपकार की कार्नेगी पदक अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए कार्नेगी एंडोमेंट। 2012 मान फेलो इंजीनियरिंग की रॉयल अकादमी। 2010 इस साल के बिजनेस लीडर एशियाई पुरस्कार। 2014 कानून की मान डॉक्टर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय कनाडा। 2015 ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की मान डॉक्टर क्लेमसन विश्वविद्यालय।
विचार 1। आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि ईसीजी में भी एक सीधी लाइन का मतलब होता है कि हम जिंदा नहीं हैं। 2। सत्ता और धन मेरे दो प्रमुख सिद्धांत नहीं हैं। 3। मैं निश्चित रूप से राजनीति में नहीं शामिल होऊंगा। मैं एक साफ सुथरे बिजनेसमैन के तौर पे याद किया जाना पसंद करूंगा, जिसने सतह के नीचे की गतिविधियों में हिस्सा ना लिया हो और जो काफी सफल रहा हो। 4। यदि ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा उतरता है तो इसे करो, अगर ये सार्वजनिक जांच की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है तो इसे मत करो। 5। मैं लगातार लोगों को प्रोत्साहित करने, जिस पर सवाल न उठा हो उस पर सवाल उठाने, नए विचार सामने लाने में शर्मिंदा न होने और चीजों को करने के लिए नई प्रक्रियाओं को बताने के लिए कहता रहा हूं। 6। ऐसी कई चीजें हैं जो अगर मुझे दोबारा जीने के मौका मिले तो शायद मैं अलग ढंग से करूंगा, लेकिन मैं पीछे मुड़कर ये नहीं देखना चाहूंगा कि मैं क्या नहीं कर पाया। 7। मैं कहूंगा कि एक चीज जो मैं अलग ढंग से करना चाहता वो है और अधिक आउटगोइंग होना। 8। कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। उसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। 9। अब से 100 साल बाद मैं टाटा ग्रुप को जितना वो अब है उससे कहीं बड़ा देखना चाहता हूं। इससे भी जरूरी बात, मैं आशा करता हूं कि ग्रुप को भारत में बेस्ट माना जाए। जिस तरीके से हम ऑपरेट करते हैं उसमें बेस्ट, जो प्रोडक्ट्स हम देते हैं उसमें बेस्ट और हमारे वैल्यू सिस्टम्स और एथिक्स में बेस्ट। इतना कहने के बाद मैं आशा करता हूं कि 100 साल बाद हम अपने पंथ भारत से कहीं दूर तक फैला पाएंगे। 10। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पॉलिटिकल सिस्टम चीजों को आसान बना सकता है। निर्णय तेजी से लिए जाते हैं और परिणाम भी जल्दी आते हैं। दूसरी तरफ हमारे लोकतंत्र में भारत में ऐसी चीजें बहुत कठिन हैं। अनिल अंबानी एक भारतीय व्यवसायी हैं। 6 अक्टूबर 2007 को उनके पास 42 अरब अमरीकी डॉलर मूल्य की संपत्ति है, जिसके अनुसार वे विश्व के छठे सबसे धनी व्यक्ति हैं। प्रतिशत के आधार पर वे विश्व के सबसे तेज गति से प्रगति करने वाले बहु अरब डॉलर वाले समृद्धशाली व्यक्ति हैं, क्योंकि उनकी संपत्ति एक वर्ष में 3 गुनी हो गई। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और रिलायंस एनर्जी तथा पूर्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज में उनकी व्यक्तिगत हिस्सेदारी 66% है। प्रारंभिक जीवन। अनिल धीरूभाई अंबानी का जन्म 4 जून 1959 को महाराष्ट्र के मुंबई में हुआ। वे भारत के महान उद्योगपति धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे हैं और मुंबई में रहते हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के सी कॉलेज से वे ग्रेजुएट हुए और पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी के वॉटन से उन्होंने एमबीए की उपाधि प्राप्त की। बाद में उन्होंने पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री टीना मुनीम से शादी कर ली। उनके 2 बेटे अनमोल और अंशुल भी है। साथ ही उनका एक बड़ा भाई मुकेश अंबानी और 2 छोटी बहनें दीप्ति सलगोकार और नीना कोठारी भी है। अनिल धीरूभाई अंबानी एक भारतीय व्यवसायी और निवेशक है। वे 2005 में आए रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन हैं। अनिल अंबानी रिलायंस कैपिटल और रिलायंस कम्युनिकेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक और रिलायंस एनर्जी तथा पूर्व में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक थे। 2014 की फोर्ब्स की दुनिया के करोड़पतियों की सूची के अनुसार उनकी संपत्ति लगभग 5.9 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी। अनिल अंबानी बॉलीवुड में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक प्रख्यात प्रोड्यूसर भी है। अनिल का ज्यादा से ज्यादा ध्यान मनोरंजन में होता है, जिसमें मुख्य रूप से 44 FM रेडियो स्टेशन, राष्ट्रीय स्तर पर डीटीएच व्यवसाय, एनिमेशन स्टूडियो और बहुत से मल्टीप्लेक्स भी शामिल है। उनके 2 बेटे अनमोल और अंशुल भी है। अनिल के स्वर्गीय पिता धीरूभाई अंबानी द्वारा स्थापित रिलायंस समूह भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक घराना है। उनकी माता कोकिलाबेन अंबानी है। उनका विवाह टीना मुनीम अंबानी से हुआ है, जो 1980 के दशक के प्रारंभिक समय की एक प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री थी और जिनसे उन्हें 2 पुत्र जय अनमोल तथा जय अंशुल हुए। अनिल अंबानी समूह की 4 फर्मों रिलायंस कम्युनिकेशंस RCOM, रिलायंस कैपिटल RCL, रिलायंस एनर्जी रेल और रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड RNRL में निवेशकों की कुल संपत्ति 1,42,384 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि प्रवर्तकों की कुल अनुमानित धारिता करीब 87,000 करोड़ रुपए है। अनिल की ज्यादातर संपत्ति RCOM में इनके 65% अंशों से बनी है, जिसका बाजार मूल्य 1,03,000 करोड़ रुपए है। उनके पास RCL में 50% से अधिक बाजार मूल्य 24,000 करोड़ रुपए, रेल में 35% बाजार मूल्य 12,700 करोड़ रुपए और RNRL में करीब 54% है, जिसका बाजार मूल्य करीब 2,600 करोड़ रुपए है। अंबानी ने मुंबई विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तथा पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वॉटन स्कूल से MBA की उपाधि प्राप्त की। इन दिनों वे वॉटन बोर्ड ऑफ ओवरसीयर्स के सदस्य हैं। अरबपति अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस, आरकॉम और ASL ने बुधवार को अपने वायरलेस बिजनेस के विलय की घोषणा की। इस विलय के साथ सब्सक्राइबर बेस पर देश की तीसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी सामने आएगी।
भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में यह अब तक का सबसे बड़ा सौदा है। आरकॉम और एएसएल के विलय के बाद दोनों कंपनियां संयुक्त उद्यम को अपने 14,000 करोड़ रुपये कर्ज हस्तांतरित करेगी। इससे नई कंपनी के ऊपर 28,000 करोड़ रुपये का कर्ज होगा। इसमें स्पेक्ट्रम के 6,000 करोड़ रुपये के भुगतान का दायित्व शामिल नहीं है। इस सौदे से आरकॉम को अपना कर्ज 20,000 करोड़ रुपये कम करने में मदद मिलेगी। यह उसके कुल कर्ज का 40% है। बयान के अनुसार आरकॉम घरेलू और वैश्विक उपक्रम खंड, डाटा केंद्रों, ऑप्टिक फाइबर तथा संबंधित दूरसंचार ढांचागत सुविधा के अलावा मूल्यवान जमीन जायदाद में उच्च वृद्धि कारोबार को आगे बढ़ाना जारी रखेगी। एमटीएस सिस्टेमा की आरकॉम में 10% हिस्सेदारी बनी रहेगी। नई इकाई देश में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक होगी, जिसके पास 65,000 करोड़ रुपये 9.7 अरब डॉलर की संपत्ति होगी और इसका नेटवर्थ 35,000 करोड़ रुपये 5.2 अरब डॉलर होगा। रिलायंस ग्रुप के फाउंडर धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 4 जून को अनिल अंबानी का जन्मदिन है। अनिल ने अपने जमाने की फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ लव मैरिज की है। 1986 में टीना मुनीम की बिजनेस टाइकून अनिल अंबानी से पहली मुलाकात हुई थी। इनकी प्रेम कहानी कई मोड़ से होकर गुजरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अनिल ने एक मैरिज फंक्शन में पहली बार टीना को देखा था। टीना ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, जो अनिल को खासी पसंद आई। इस मुलाकात का जरिया टीना का भतीजा करण बना था। उस दौर में टीना बॉलीवुड की बड़ी स्टार थी। टीना ने अनिल से पहली मुलाकात के समय तक रिलायंस के बारे में कुछ भी नहीं सुना था। हालांकि टीना का कहना है कि पहली मुलाकात में अनिल उन्हें काफी पसंद आए थे। अनिल ने जब टीना के बारे में अपने परिवार को बताया तो वे इस रिश्ते के खिलाफ थे। वे नहीं चाहते थे कि कोई एक्ट्रेस उनके घर की बहू बने। फैमिली प्रेशर के चलते अनिल ने टीना से दूर होने का फैसला लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने यह फैसला टीना को बताया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि इससे टीना को गहरा धक्का लगा था। टीना और अनिल के बीच हुई मुलाकातों में अक्सर दोनों अपनी लोकल भाषा गुजराती में ही बात करते थे। बाद में परिवार की सहमति के बाद 1991 में अनिल और टीना की शादी हो गई। अगले कुछ साल के दौरान रक्षा क्षेत्र अनिल अंबानी समूह के लिए सबसे बड़ा कारोबारी क्षेत्र हो सकता है। समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने यहां कहा कि सैन्य बलों के लिए समूह सालाना 1 लाख करोड़ रुपए के कारोबारी अवसर उपलब्ध कराएगा। अंबानी ने कहा कि समूह का ध्यान नौसेना, वायुसेना और थल सेना की आधुनिक हथियार प्लेटफॉर्म तथा सैन्य हार्डवेयर की जरूरत को पूरा करने के लिए प्रमुख विनिर्माता और आपूर्तिकर्ता बनने पर है। इसके साथ ही हम वैश्विक स्तर पर कंपनी की पेट बनाना चाहते हैं। अंबानी ने कहा कि अगले 15 साल में इस क्षेत्र में 15 लाख करोड़ रुपए के अवसर होंगे, यानी हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए के अवसर मिलेंगे। ये पहला मौका है जबकि अंबानी ने अपने रक्षा कारोबार के लिए विश्लेषकों हेतु बैठक आयोजित की। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में रक्षा कारोबार रिलायंस समूह और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का सबसे बड़ा कारोबार होगा। अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कैपिटल और जी एंटरटेनमेंट की डील पक्की हो गई है। रिलायंस जनरल एंटरटेनमेंट के टीवी कारोबार में 100% हिस्सा जी एंटरटेनमेंट खरीदेगी। रेडियो टीवी कारोबार बेचकर रिलायंस की 1900 करोड़ रुपये कर्ज घटाने की योजना है। इधर रिलायंस ब्रॉडकास्ट 92.7 बिग एफएम में 49% हिस्सेदारी जी मीडिया को बेचेगी। रिलायंस की टीवी, रेडियो कारोबार की कुल एंटरप्राइज वैल्यू 1900 करोड़ रुपये है। रिलायंस ग्रुप के मालिक और मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनिल भले ही भाई की तरह उतनी मजबूत स्थिति में न हो, लेकिन वो जिस घर में रहते हैं उसकी कीमत भी 5,000 करोड़ रुपये है। इस घर को भारत के सबसे महंगे घरों की लिस्ट में भी जगह मिली हुई है। भारतीय उद्योगपति अनिल अंबानी को वैश्विक शोध संस्थान अटलांटिक काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय परामर्श बोर्ड में शामिल किया गया है। कंपनी ने एक बयान में ये जानकारी दी। बोर्ड में अंबानी के अलावा न्यूज कॉर्प के चेयरमैन रूपर्ट मर्डॉक, स्पेन के पूर्व प्रधानमंत्री लोस मारिया अजनार, एयरबस के सीईओ थॉमस इंडर्स और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री केविन रड समेत अन्य लोग शामिल हैं। अंबानी ने कहा, आप में से ज्यादातर लोग मिशन इम्पॉसिबल जैसी फिल्म सीरीज से वाकिफ होंगे। आज हमारे पास इस तरह की सीरीज का अपना खुद का आर्थिक संस्करण है, जिसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के शुक्रगुजार हैं। यहां आंध्रा पार्टनरशिप समिट में उन्होंने कहा कि भारत के पास अपनी खुद की मिशनों की सीरीज है। ये एमआई के रूप में मेक इन इंडिया, एसआई के रूप में स्किल्ड व स्टार्टअप इंडिया, डीआई के रूप में डिजिटल इंडिया और सीआई के रूप में क्लीन इंडिया है। एक सफल व्यापारी के लिए जरूरी है कि उसे सही समय का आंकलन हो। सही वक्त में लिया गया सही फैसला झटके में बड़ी कमाई करा सकता है। अनिल अंबानी ने पेटीएम के जरिए कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। दरअसल अनिल अंबानी की पेटीएम में सिर्फ 1% की हिस्सेदारी थी, जिसे उन्होंने 10 करोड़ रुपये में खरीदा था। रिलायंस कैपिटल ने पेटीएम की ये हिस्सेदारी चीन के अलीबाबा ग्रुप को 275 करोड़ रुपये में बेच दिया। अनिल अंबानी की इस डील के बाद पेटीएम का मूल्यांकन $4 अरब बैठता है।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल अंबानी के पास अभी भी पेटीएम की हिस्सेदारी है जो उन्होंने बिना निवेश के पाई थी। अनिल अंबानी का रिलायंस ग्रुप रक्षा क्षेत्र में उतरने की तैयारी कर रहा है। उनकी कंपनी हेलीकॉप्टर, मिसाइल सिस्टम और सबमरीन बनाने के लिए डिफेंस प्रोजेक्ट्स पाने की कोशिश में है। कंपनी के सीनियर अफसरों के मुताबिक रिलायंस 84,000 करोड़ रुपए की एक बिड में हिस्सा ले चुकी है। हालांकि अभी तक कंपनी को एक भी प्रोजेक्ट नहीं मिला है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी सरकार मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस पर काफी जोर दे रही है। यही कारण है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप की रक्षा क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रिलायंस कम्युनिकेशंस आरकॉम और एएसएल में सबसे बड़ी हिस्सेदार मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस बरहाड एमसीबी ने अपने भारतीय वायरलेस कारोबार के विलय के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर की बुधवार को घोषणा की। इस विलय से ये कंपनी अब देश की चौथी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी, जिसकी संपत्ति 65,000 करोड़ रुपए से अधिक होगी। ये देश के दूरसंचार क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ी एकीकरण है। अभी आरकॉम 11 करोड़ ग्राहकों के साथ देश की चौथी और एएसएल 8.4 करोड़ ग्राहकों के साथ पांचवीं बड़ी कंपनी है। आरकॉम की बाजार हिस्सेदारी 9.8% और एसरेसल की 8.5% है। इससे पहले सिस्टेमा का आरकॉम में विलय हुआ था, जिसकी हिस्सेदारी 0.7% थी। अनिल अंबानी के नेतृत्व वाले एडीएजी समूह की आरकॉम और मलेशिया की मैक्सिस कम्युनिकेशंस बेरहाट की इस साझा इकाई में आधे आधे की हिस्सेदारी होगी। दोनों कंपनियों की निदेशक मंडल और समितियों में समान भागीदारी होगी। एएसएल का 2006 में अधिग्रहण के बाद से एमसीबी ने 35,000 करोड़ रुपए $5.2 अरब का निवेश एएसएल में किया है। ये भारत में न केवल दूरसंचार क्षेत्र में बल्कि सभी क्षेत्रों में किए गए बड़े निवेशों में से एक है। रिलायंस एडीएजी समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी ने कहा कि एमसीबी के साथ मिलकर हमने भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में एकीकरण में अगुवाई की है। इससे हम खुश हैं। पहले आरकॉम ने एसएसटीएल सिस्टेमा एमटीएस के वायरलेस कारोबार का अधिग्रहण और अब एएसएल के विलय से एमसीबी के साथ हमारा 50:50 के अनुपात संयुक्त उद्यम बना है। स्टीव जॉब्स। नाम स्टीवन पॉल जॉब्स। जन्म 24 फरवरी 1955 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका। पिता पॉल रेनहोल्ड जॉब्स। माता क्लारा जॉब्स। पत्नी लोरेन पॉवेल। स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स एक अमेरिकी बिजनेस टाइकून और आविष्कारक थे। वे एप्पल इंक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे। अगस्त 2011 में उन्होंने इस पद से त्यागपत्र दे दिया। जॉब्स पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी रहे। सन 2006 में वह दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के निदेशक मंडल के सदस्य भी रहे, जिसके बाद डिज्नी ने पिक्सर का अधिग्रहण कर लिया था। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकारी निर्माता काम किया। कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनी एप्पल के भूतपूर्व सीईओ और जाने माने अमेरिकी उद्योगपति स्टीव जॉब्स ने संघर्ष करके जीवन में यह मुकाम हासिल किया। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में पैदा हुए स्टीव को पाउल और कार्ला जॉब्स ने उनकी मां से गोद लिया था। जॉब्स ने कैलिफोर्निया में ही पढ़ाई की। उस समय उनके पास ज्यादा पैसे नहीं होते थे और वे अपनी इस आर्थिक परेशानी को दूर करने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में काम किया करते थे। आरंभिक जीवन। 24 फरवरी 1955 को कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां अविवाहित कॉलेज छात्रा थी और इसी कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थी और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया। लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल एंड कार्ला दोनों ही ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग मीडियम फैमिली से ताल्लुक रखते थे। सन 1973 में जॉब्स अटारी में तकनीशियन के रूप में कार्य करते थे। वहां लोग उसे मुश्किल है लेकिन मूल्यवान कहते थे। मध्य 1974 में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में जॉब्स अपने कुछ रीड कॉलेज के मित्रों के साथ कारोली बाबा से मिलने भारत आए। किंतु जब वे कारोली बाबा के आश्रम पहुंचे तो उन्हें पता चले कि उनकी मृत्यु सितंबर 1973 को हो चुकी थी। उसके बाद उन्होंने हेरखन बाबाजी से मिलने का निर्णय किया, जिसके कारण भारत में उन्होंने काफी समय दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बिताया। सन 1976 में स्टीव वोज़नियाक ने मैकिन्टोश एप्पल एक कंप्यूटर का आविष्कार किया। जब वोज़नियाक ने ये जॉब्स को दिखाया तो जॉब्स ने इसे बेचने का सुझाव दिया। इसे बेचने के लिए वे और वोज़नियाक गैरेज में एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करने लगे। जॉब्स 1976 में एप्पल के सह संस्थापक बने और एप्पल के पर्सनल कंप्यूटर बेचने लगे। एप्पल तेजी से आगे बढ़ती गई और पैसे कमाती गई और पहले साल के अंत में ही पर्सनल कंप्यूटर बनाने वाली दूसरी कंपनी बन गई। एप्पल इतनी बड़ी मात्रा में पर्सनल कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहले सबसे बड़ी कंपनी बनी। 1979 में जेरोक्स पार्क के टूर के बाद जॉब्स ने जेरोक्स एल्टो की व्यावहारिक जरूरतों को जान
उसे परखा, जिसने बाद में माउस का निर्माण किया और साथ ही ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की का भी निर्माण किया। दुनिया में हो रहे विविध क्षेत्रों में विकास की बदौलत 1983 में एप्पल लिसा में असफल हुई और घी के साथ कंप्यूटर का उत्पादन करने वाली पहली कंपनी बनने की चाह से 1985 में एप्पल लेसनर प्रिंटर प्रस्तुत किया। वोज और जॉब्स आगे बढ़ते गए और एप्पल आई के बाद एप्पल 2 प्रस्तुत किया, जिसमें अतिरिक्त रंग को सपोर्ट करने वाला सिस्टम था। जॉब्स ने अपने कंपनी के विकास को तेज करने के लिए एक निवेशक को मना लिया और उनकी कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। एप्पल का सुनहरा पल चालू हो गया था। साथ ही वे एनिमेशन मूवी का निर्माण भी करते चले गए। 1995 में आई फिल्म टॉय स्टोरी में उन्होंने बतौर कार्यकर्ता और निर्माता काम किया। जब स्टीव 15 वर्ष के हुए तब उनके पिता ने उनको उपहार स्वरूप कार दी, जो एक सेकंड हैंड कार थी। स्टीव ने पिता ने इसमें नया इंजन लगाकर कामचलाऊ बनाया था। स्टीव जॉब्स को स्कूल के दिनों में मैरिजुआना की लत पड़ गई थी, जो एक नशीला पदार्थ होता है। इसके बारे में जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने स्टीव को खूब डांटा और वादा करने को कहा कि भविष्य में कभी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। स्टीव जॉब्स ने अपने पिता के साथ किए वादे को आजीवन निभाया और कभी नशीली चीजों को हाथ नहीं लगाया था। स्टीव जॉब्स को तैराकी में भी रुचि थी और वो स्कूल की तैराकी टीम का हिस्सा भी थे। तैराकी टीम में ही उनकी मुलाकात स्टीव वोज़नियाक से हुई, जिनको भी इलेक्ट्रॉनिक्स में रुचि थी। स्टीव जॉब्स की रुचि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादा थी, लेकिन रीड कॉलेज में पढ़ाई करते हुए उनका ध्यान अध्यात्म की ओर बढ़ गया था। बाबा रामदास की एक पुस्तक बी हियर नाउ ने उन्हें सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। इसी कॉलेज में उनकी मुलाकात डैनियल कोटक से हुई थी। स्टीव जॉब्स अध्यात्म के संपर्क में आते ही शाकाहारी बन गए थे और उन्हें शाकाहार विषय पर कई पुस्तकें पढ़ी थी। उनके मित्र कोटक को भी उन्होंने शाकाहार बना दिया था। अध्यात्म में बती रुचि के कारण उन्होंने कृष्ण मंदिर में जाना शुरू कर दिया था। ये स्टीव जॉब्स की जीवन का परिवर्तनकारी दौर था। एप्पल की शुरुआत सन 1976 में मात्र 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोज़नियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गराज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिंटोश मैक तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मर्कुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी में साझेदार पार्टनर भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव का ठहराकर सन 1985 में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था। प्रसन्न पेप्सिको के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन स्कूली कहते हैं कि जब मैं एक बार उनके घर पर गया तो देखकर हैरत में पड़ गया कि कमरे में एक भी फर्नीचर नहीं था, सिर्फ एक तस्वीर लगी थी। वह तस्वीर थी आइंस्टीन की। स्टीव आइंस्टीन को अपना आदर्श मानते थे। ट्रूमैन कहते हैं, बौद्ध धर्म मानता है कि आप ध्यान के जरिए सत्य जान सकते हैं, साथ ही आप अपनी क्षमताओं को असीम बढ़ा सकते हैं। स्टीव जॉब्स ने ऐसा ही किया। संघर्ष के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि एक ऐसा भी वक्त था जब मैं जमीन पर सोने को मजबूर था। हर रविवार को हरे कृष्ण मंदिर में लंगर लगता था। वह खाने के लिए मैं 7 किलोमीटर पैदल चल कर जाता था। इसलिए असफलता और खराब हालत से परेशान होने की जरूरत नहीं है। स्टीव ने एक बार स्वीकार किया था कि उन्होंने एससीडी ड्रग का इस्तेमाल किया था। विचार, आओ आने वाले कल में कुछ नया करते हैं बजाय इसकी चिंता करने के कि कल क्या हुआ था। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत कीजिए। बेकार की सोच में मत फंसिए। अपनी जिंदगी को दूसरों के हिसाब से मत चलाइए। औरों के विचारों के शोर में अपनी अंदर की आवाज को, अपने इंट्यूशन को मत डूबने दीजिए। वे पहले से ही जानते हैं कि तुम सच में क्या बनना चाहते हो। बाकी सब गौण है। डिजाइन सिर्फ यह नहीं है कि चीज कैसी दिखती या महसूस होती है। डिजाइन यह है कि चीज काम कैसे करती है। यह निश्चय करना कि आपको क्या नहीं करना है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह निश्चय करना कि आपको क्या करना है। इस बात को याद रखना कि मैं बहुत जल्द मर जाऊंगा मुझे अपनी जिंदगी के बड़े निर्णय लेने में सबसे ज्यादा मददगार होता है, क्योंकि जब एक बार मौत के बारे में सोचता हूं तब सारी उम्मीद, सारा गर्व, असफल होने का डर सब कुछ गायब हो जाता है और सिर्फ वही बचता है जो वाकई जरूरी है। इस बात को याद करना कि एक दिन मरना है, किसी चीज को खोने के डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है। आप पहले से ही नंगे हैं। ऐसा कोई कारण नहीं है कि आप अपने दिल की ना सुने। कई कंपनियों ने छंटनी करने का फैसला किया है, शायद उनके लिए ये सही होगा। हमने अलग रास्ता चुना है। हमारा विश्वास है कि अगर हम कस्टमर के सामने अच्छे प्रोडक्ट्स रखते रहेंगे तो वो अपना पस खोलते रहेंगे। दिलचस्प विचारों और नई प्रौद्योगिकी को कंपनी में परिवर्तित करना जो सालों तक नई खोज करती रहे, ये सब करने के लिए बहुत अनुशासन की आवश्यकता होती है। मृत्यु, स्टीव को सन 2003 से पेन क्रिएटिव नाम की कैंसर की बीमारी हो गई थी।
लेकिन फिर भी वे रोज कंपनी में जाते ताकि लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रदान कर सके। और कैंसर की बीमारी के चलते 5 अक्टूबर 2011 को पालो आल्टो कैलिफोर्निया में उनका निधन हो गया। बिल गेट्स। आज हम फिर एक बार आपके समक्ष एक ऐसे मनुष्य की जीवनी बायोग्राफी लेकर प्रस्तुत हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपनी कड़ी मेहनत से न केवल सफलता के शिखर को छुआ, अपितु इतनी प्रसिद्धि भी प्राप्त की कि वह कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए। इनका नाम है बिल गेट्स। बिल गेट्स। बिल गेट्स को किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, वो पूरी दुनिया में अपने कार्यों से जाने जाते हैं। हम सभी यह भली भांति जानते हैं कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट की नींव भी बिल गेट्स के द्वारा ही रखी गई है। आइए आज हम आपको बिल गेट्स की जीवनी, बिल गेट्स बायोग्राफी इन हिंदी की विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। बिल गेट्स का परिवार, फैमिली ऑफ बिल गेट्स। बिल गेट्स का वास्तविक तथा पूर्ण नाम विलियम हेनरी गेट्स है। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1955 को वाशिंगटन के सिएटल में हुआ। इनके परिवार में इनके अतिरिक्त 4 और सदस्य थे। इनके पिता विलियम एच गेट्स जो कि एक मशहूर वकील थे। इनकी माता मैरी मैक्सवेल गेट्स जो प्रथम इंटरस्टेट बैंक सिस्टम और यूनाइटेड वे के निदेशक मंडल की सदस्य थी, तथा इनकी 2 बहनें जिनका नाम क्रिस्टी और लिब्बी है। बिल गेट्स ने अपने बचपन का भी भरपूर आनंद लिया तथा पढ़ाई के साथ वह खेल कूद में भी सक्रिय रूप से भाग लेते रहे। बिल गेट्स का बचपन, चाइल्डहुड ऑफ बिल गेट्स। उनके माता पिता उनके लिए कानून में करियर बनाने का स्वप्न लेकर बैठे थे, परंतु उन्हें बचपन से ही कंप्यूटर विज्ञान तथा उसकी प्रोग्रामिंग भाषाओं में रुचि थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा लेकसाइड स्कूल में हुई। जब वह 8वीं कक्षा के छात्र थे तब उनके विद्यालय ने SR-33 दूरदर्शन टर्मिनल तथा जनरल इलेक्ट्रिक GE कंप्यूटर पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम खरीदा जिसमें गेट्स ने रुचि दिखाई। तत्पश्चात मात्र 13 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा जिसका नाम टिक टैक टो तथा इसका प्रयोग कंप्यूटर से खेल खेलने हेतु किया जाता था। बिल गेट्स इस मशीन से बहुत अधिक प्रभावित थे तथा जानने को उत्सुक थे कि यह सॉफ्टवेयर कोड्स किस प्रकार कार्य करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के प्रति बिल गेट्स की लगन, बिल गेट्स पैशन फॉर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके पश्चात गेट्स डीसी डेक PDP मिनी कंप्यूटर नामक सिस्टमों में दिलचस्पी दिखाते रहे, परंतु उन्हें कंप्यूटर सेंटर कॉरपोरेशन द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम में हो रही खामियों के लिए 1 महीने तक प्रतिबंधित कर दिया गया। इसी समय के दौरान उन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर CCC के सॉफ्टवेयर में हो रही कमियों को दूर कर लोगों को प्रभावित किया तथा उसके पश्चात वह CCC के कार्यालय में निरंतर जाकर विभिन्न प्रोग्रामों के लिए सोर्स कोड का अध्ययन करते रहे और यह सिलसिला 1970 तक चलता रहा। इसके पश्चात इंफॉर्मेशन साइंसेस INC लेकसाइड के 4 छात्रों को, जिनमें बिल गेट्स भी शामिल थे, कंप्यूटर समय एवं रॉयल्टी उपलब्ध कराकर कोबोल पर एक पेरोल प्रोग्राम लिखने के लिए किराए पर रख लिया। इसके पश्चात उन्हें रोकना नामुमकिन था। मात्र 17 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने मित्र अलर के साथ मिलकर ट्राफोडाटा नामक एक उपक्रम बनाया जो इंटेल 8008 प्रोसेसर पर आधारित यातायात काउंटर, ट्रैफिक काउंटर बनाने के लिए प्रयोग में लाया गया। 1973 में वह लेकसाइड स्कूल से पास हुए तथा उसके पश्चात बहुप्रचलित हार्वर्ड कॉलेज में उनका दाखिला हुआ, परंतु उन्होंने 1975 में ही बिना स्नातक किए वहां से विदा ले ली, जिसका कारण था उस समय उनके जीवन में दिशा का अभाव। उसके पश्चात उन्होंने इंटेल 8080 चिप बनाया तथा यह उस समय का व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर के अंदर चलने वाला सबसे वहनीयोग्य चिप था। जिसके पश्चात बिल गेट्स को यह एहसास हुआ कि समय द्वारा दिया गया ये सबसे उत्तम अवसर है जब उन्हें अपनी स्वयं की कंपनी का आरंभ करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का उत्थान, द राइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, मिट्स माइक्रो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेलीमेट्री सिस्टम्स, जिन्होंने एक माइक्रो कंप्यूटर का निर्माण किया था। उन्होंने गेट्स को एक प्रदर्शनी में उपस्थित होने की सहमति दी तथा गेट्स ने उनके लिए अल्टेयर एमुलेटर निर्मित किया जो मिनी कंप्यूटर और बाद में इंटरप्रेटर में सक्रिय रूप से कार्य करने लगा। इसके बाद बिल गेट्स व उनके साथी को मिट्स के अल्बुकर्क स्थित कार्यालय में काम करने की अनुमति दी गई। उन्होंने अपनी जोड़ी का नाम माइक्रोसॉफ्ट रखा तथा अपने पहले कार्यालय की स्थापना अल्बुकर्क में ही की। 26 नवंबर 1976 को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का नाम एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर पंजीकृत किया। माइक्रोसॉफ्ट बेसिक कंप्यूटर के चाहने वालों में सबसे अधिक लोकप्रिय हो गया था। 1976 में ही माइक्रोसॉफ्ट मिट्स से पूर्णतः स्वतंत्र हो गया तथा गेट्स और एलन ने मिलकर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा सॉफ्टवेयर का कार्य जारी रखा। इनसे बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अल्बुकर्की में अपना कार्यालय बंद कर बेलव्यू, वॉशिंगटन में अपना नया कार्यालय खोला। माइक्रोसॉफ्ट ने उन्नति की ओर बढ़ते हुए प्रारंभिक वर्षों में बहुत मेहनत व लगन से कार्य किया। गेट्स भी व्यावसायिक विवरण पर भी ध्यान देते थे, कोड लिखने का कार्य भी करते थे तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा लिखे गए व जारी किए गए कोड की प्रत्येक पंक्ति की समीक्षा भी वह स्वयं ही करते थे। इसके बाद जानी मानी कंपनी IBM ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करने में रुचि दिखाई। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए बेसिक इंटरप्रेटर बनाने का अनुरोध किया।
कई कठिनाइयों से निकलने के बाद गेट्स ने सिएटल कंप्यूटर प्रोडक्ट्स के साथ एक समझौता किया, जिसके बाद एकीकृत लाइसेंसिंग एजेंट और बाद में 86DOS के वह पूर्ण आधिकारिक बन गए और बाद में उन्होंने इसे IBM को $80,000 के शुल्क पर PCDOS के नाम से उपलब्ध कराया। इसके पश्चात माइक्रोसॉफ्ट का उद्योग जगत में बहुत नाम हुआ। 1981 में माइक्रोसॉफ्ट को पुनर्गठित कर बिल गेट्स को इसका चेयरमैन व निदेशक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया, जिसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अपना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण पेश किया। 1975 से लेकर 2006 तक उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के पद पर बहुत ही अद्भुत कार्य किया। उन्होंने इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। बिल गेट्स का विवाह व आगे का जीवन। बिल गेट्स पर्सनल लाइफ। 1994 में बिल गेट्स का विवाह फ्रांस में रहने वाली मेलिंडा से हुआ तथा 1996 में इन्होंने जेनिफर कैथेराइन गेट्स को जन्म दिया। इसके बाद मेलिंडा तथा बिल गेट्स के 2 और बच्चे हुए, जिनके नाम रोरी जॉन गेट्स तथा फोएबे अदेले गेट्स हैं। वर्तमान में बिल गेट्स अपने परिवार के साथ वाशिंगटन स्थित मेडिना में उपस्थित अपने सुंदर घर में रहते हैं, जिसकी कीमत $1250 लाख है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन का उदय। राइज ऑफ द बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। वर्ष 2000 में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की नींव रखी, जो कि पारदर्शिता से संचालित होने वाला विश्व का सबसे बड़ा चैरिटेबल फाउंडेशन था। उनका ये फाउंडेशन ऐसी समस्याओं के लिए कोष दान में देता था जो सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दी जाती थी, जैसे कि कृषि, कम प्रतिनिधित्व वाले अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कॉलेज छात्रवृत्तियां, एड्स जैसी बीमारियों के निवारण हेतु इत्यादि। परोपकारी कार्य, चैरिटेबल वर्क। सन 2000 में इस फाउंडेशन ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को $210 मिलियन गेट्स कैम्ब्रिज छात्रवृत्तियों हेतु दान किए। वर्ष 2000 तक बिल गेट्स ने $29 बिलियन केवल परोपकारी कार्यों हेतु दान में दे दिए। लोगों की उनसे बती हुई उम्मीदों को देखते हुए वर्ष 2006 में उन्होंने ये घोषणा की कि वह अब माइक्रोसॉफ्ट में अंशकालिक रूप से कार्य करेंगे और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन में पूर्णकालिक रूप से कार्य करेंगे। वर्ष 2008 में गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट के दैनिक परिचालन प्रबंधन कार्य से पूर्णतया विदा ले ली, परंतु अध्यक्ष और सलाहकार के रूप में वह माइक्रोसॉफ्ट में विद्यमान रहे। आइए अब हम आपको बिल गेट्स की कुछ महत्वपूर्ण बातों से अवगत कराते हैं। मात्र 13 वर्ष की आयु में अपना पहला कंप्यूटर प्रोग्राम टिक टैक टो लिखा। विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हुए ही उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम बनाकर $4200 कमा लिए। उन्होंने अपने अध्यापक से कहा था कि वह 30 वर्ष की आयु तक करोड़पति बन जाएंगे और मात्र 31 वर्ष की आयु में उन्होंने अरबपति बनकर दिखाया। फोर्ब्स की विश्व की सबसे अमीर लोगों की सूची में गेट्स का नाम लगातार 11 वर्षों तक पहले नंबर पर आता रहा। उन्होंने 2 किताबें भी लिखीं, द रोड अहेड और बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। पूरे जगत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी की नींव बिल गेट्स द्वारा ही रखी गई।